दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक्सप्लेनेशन सीरीज का पार्ट 5 है ये वीडियो। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था 13 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया था, उसके क्वेश्चन हम इस वीडियो में इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करूंगा। जो लोग भी उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको पता लगेगा कि कैसे बेयर एक्ट ही अगर वो कर लेते हैं, जो कि लिमिटेड टाइम उनके पास बचा है, तो काफ़ी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बेयर एक्ट ही कर लेते हैं तो 90 से 95% वो आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उनकी कट ऑफ जो है 100% गारंटी के साथ क्लियर हो सकती है। और भी लोग जो स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल प्रिपेयर हो चुका है। प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू की स्टेज की जो प्रिपरेशन है उसमें थोरो कवर होगी। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाइए। कोर्स का कंटेंट आपको मिलेगा, डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपको डेमो लेक्चर्स अच्छे लगे, कोर्स का कंटेंट अच्छा लगे, बहुत ही रीजनेबल फी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं, हरियाणा जुडिशरी का जो पेपर हुआ था 13 नवंबर 2021 को, इसके क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन सेशन। क्वेश्चन आता है 81, एलिनेशन बाय कर्ता विदाउट लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ स्टेट। कर्ता अगर बिना किसी लीगल नेसेसिटी के या फिर स्टेट के अगर बेनिफिट को नहीं सोच के कोई भी एलिनेशन मींस कोई भी अगर प्रॉपर्टी को बेचता करता है, कुछ इस तरह का करता है, तो क्या होगा उस केस में? क्या वो वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ कोपार्टनर, वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ एलिनी, वॉइड एब इनिशियो? तो देखो, वैलिड तो होता है बट हाँ, ये वॉइडेबल है एट द इंस्टेंस ऑफ कोपार्टनर। कोपार्टनर कह सकता है कि ना तो आपने जो किया है, एलिनेट किया है प्रॉपर्टी को, ना तो इसकी कोई लीगल नेसेसिटी थी, ना ही स्टेट के बेनिफिट में है, तो ये गलत है और इसको वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। तो वो वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ कोपार्टनर। 81 का बेसिक रूल है हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो सी होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोलता है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके लिए कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 22 अगर आप देखेंगे, उसके सब सेक्शन 1 में वहां पर बता रखा है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग कैमरा या कुछ भी ऐसा है और वहां पर पब्लिशिंग कोई भी नहीं होगी, और अगर होती है तो कोई भी वॉयलेशन, तो वहां पर फाइन भी हो सकता है, 1000 रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 हिंदू मैरिज एक्ट का आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बेयर एक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन? अगेन बिल्कुल बेयर एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। इंडेक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल देखते ही आप मार्क कर सकते हो कि सेक्शन 26 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी सोचना है, कुछ और नहीं करना। 84, डिजर्शन जो है वो क्या है, ये पूछा गया है। अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। आंसर की में डिलीटेड क्वेश्चन है। ऑल्दो कंट्रोवर्सी चल रही है, रिट फाइल हो चुकी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसको कंटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये डिलीट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ऐसा बोला जा रहा है कि आंसर होना चाहिए। डिजर्शन जो है टोटल रेपुडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज है, बट स्टिल अभी कंट्रोवर्सी में है ये, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका फाइनल रिजल्ट कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, प्रिजम्पशन दैट द यंगर सर्वाइव्ड द एल्डर अंडर सेक्शन 21 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। सेक्शन 21 अगर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट का पढ़ें तो वहां पर बताया गया कि कुछ एक्सीडेंट या कोई डेथ हो जाती है तो वहां पर एज्यूम किया जाएगा, अगर कुछ नहीं है वहां पर, कि यंगर सर्वाइव कर रहा है एल्डर से, मींस यंगर जो है अभी सर्वाइव कर रहा है बट एल्डर की डेथ हो गई है, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये जो है वहां पर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है बट रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मींस अगर कोई एविडेंस आ रहा है, वहां पर लिखा हुआ है इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। अगर आप सेक्शन 21 की जो वर्डिंग है वो पढ़ें हिंदू सक्सेशन एक्ट में 21 की, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड। इसका मतलब है कि जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं किया जाएगा इसको प्रिज्यूम करेंगे। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है बट रिबर्टेबल है, अगर आप रिबर्ट कर सकते हो तो वो वैलिड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86, तो इसका आंसर जो होगा ये 85 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 86, सेक्शन 14 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का अप्लाइज टू। सेक्शन 14 अगर आप देखते हैं तो वहां पर बताया गया है कि फीमेल के केस में जो उसकी बात की गई है, फीमेल के राइट्स के बारे में। तो यहां पर अगर आप 86 में देखें तो सेक्शन 14 में मूवेबल प्रॉपर्टी है, कहता है इमूवेबल है, दोनों है या नन है। अगर आप सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो वहां पर मेंशन है कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज, मूवेबल हो या इमूवेबल, सेक्शन 14 में दोनों ही कवर होती हैं, ठीक है। तो राइट्स जो हैं इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों के ही कवर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अ हिंदू डाइज बिहाइंड लिविंग बिहाइंड फादर एंड, एक तो फादर रह गया और सन्स डॉटर्स सन, ठीक है। एक हिंदू है, उसका एक फादर
बच जाता है, ये कह लो कि हिंदू जो है ये पर्सन डाई हो जाता है, मर जाता है, उसका फादर रह जाता है, एंड सन्स, डॉटर, सन, दे आर, कौन सी क्लास के ये हियर होंगे? तो देखो अगर आप शेड्यूल देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर शेड्यूल है, शेड्यूल में क्लास 2 में पहले आपको दिखेगा फादर, ठीक है, उसके बाद I2 देखेंगे, वहाँ पर पहला ही जो मेंशन है पर्सन वो है सन्स, डॉटर्स, सन। इसका मतलब ये दोनों जो हैं क्लास 2 हियर्स हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट बेरेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल के ऊपर जो आपको दिया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट में लास्ट में, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ मुस्लिम हस्बैंड और वाइफ, या तो मुस्लिम हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, फॉलोइंग अ रेवोकेबल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स। रेवोकेबल है ये, इरेवोकेबल नहीं है, ध्यान रखना है। अगर रेवोकेबल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स है, इद्दत के टाइम में मुस्लिम हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है, ऑन इनहेरिटेंस राइट्स, क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसके ऊपर आंसर क्या है? बोथ कैन इनहेरिट, ठीक है। तो अब ये जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारा मॉड्यूल देखेंगे मुस्लिम लॉ का तो उसमें थॉरोली हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि सेक्शन एज इट इज़ नहीं है इसमें डायरेक्ट, बट हाँ मुस्लिम लॉ जो है हमारा वो हमने थॉरोली वहाँ पर डिस्कस किया है। तो सी ऑप्शन, बोथ कैन इनहेरिट। क्वेश्चन नंबर 89, द पनिशमेंट ऑफ फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी इररेवोकेबल, ये देखो यहाँ पर आ गया इररेवोकेबल, फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय अ मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ। तो ट्रिपल तलाक के ऊपर जो नया लॉ बना है उसके ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो वहाँ पर पूछा है कि अगर कोई इरेवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स प्रोनाउंस करता है तो उस केस में पनिशमेंट कितनी होगी? तो उस केस में पनिशमेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन। तो 3 साल तक की सजा और फाइन जो है दोनों वहाँ पर हो सकता है। ट्रिपल तलाक तक कानून अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ट्रिपल तलाक अगर कोई प्रोनाउंस करता है उस कानून के आने के बाद तो 3 साल तक की वहाँ पर सजा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 90, अगेन मुस्लिम लॉ के ऊपर है। अंडर मुस्लिम लॉ वक्फ का मतलब क्या है? ठीक है, वक्फ का मतलब डायरेक्ट अगर आप देखें, बिल्कुल बेसिक अगर आपको नॉलेज हो वक्फ की, परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। वक्फ एक तरह से भगवान को हम अर्पित कर देते हैं। तो मुस्लिम लॉ में वक्फ अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर उसको परमानेंटली हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वक्फ को हमने दे दी। ठीक है, परमानेंट डेडिकेशन जो है मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो उसको बोलते हैं वक्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, वेयर पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम और all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, such agreement is। कहता है कि अब पार्टनर्स की बात आ गई तो पार्टनरशिप टैग आ गया। तो पार्टनर्स अगर किसी एंटिसिपेशन में फर्म को डिसॉल्व कर लेते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम में से जो भी है इस तरह का बिजनेस नहीं करेगा कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए या स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स में, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? क्योंकि सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है कि रिस्ट्रेंट ऑफ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर करते हो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए तो वो वॉइड है। बट यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या इसका आंसर होगा? तो अगर आप सेक्शन 11 पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 11 अगर आप पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट का तो वहाँ पर साफ तौर पे बोला गया है कि ऐसा एग्रीमेंट अगर होता है तो वो वैलिड होगा और नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रीजनेबल हैं। तो सेक्शन 11 अगर आप पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट का तो डायरेक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन है और आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। तो ये इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट पढ़ने की, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड? जब भी नॉट आ जाए या फिर इनकरेक्ट आ जाए या रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए तो ये मार्क कर लिया करो। इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कहता है कि पब्लिक नोटिस की कब रिक्वायरमेंट नहीं होती। ए आपको ऑप्शन है, ये बोलता है व्हेन पार्टनर रिटायर्स। तो रिटायरमेंट के ऊपर अगर आप देखें पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 32 अगर आप देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट का तो वहां पर डायरेक्ट बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वहां पर पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कहां पर नहीं है रिक्वायरमेंट, तो ए ऑप्शन में तो रिक्वायरमेंट है। बी ऑप्शन देखें, एक्सपल्शन से रिलेटेड है, तो यहां पर अगर आप देखें सेक्शन 33 इसको गवर्न करता है एक्सपल्शन का, तो वहां पर भी पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट में लिखा है। डिसोल्यूशन देखें तो सेक्शन 45 में अगर आप देखें तो डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप फर्म तो वहां पर भी पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट है। बट ऑल्टरेशन से रिलेटेड अगर सेक्शन देखें वो है सेक्शन 60 पार्टनरशिप एक्ट का, डायरेक्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन है। अगर ऑल्टरेशन होता है नाम में,
फर्म के नाम में, तो वहां पर कहीं पर कोई बात नहीं कही गई कि कहीं पर पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। यहां पर पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, एन एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स। अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2 पढ़ लीजिए। ठीक है, एक लॉज में साफ तौर पे बताया गया है कि एक्ट ऑफ फर्म मीन्स एन एक्ट ऑफ पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू अ राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझना नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें, आपको डायरेक्ट बेरेक्ट के अगेन ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, द रजिस्टरिंग ऑफिसर may in his discretion refuse to accept for registration any document in which interlineation, blank, erasure or alteration appears unless blank attest with their signature on initials such interlineation, blank, erasure or alteration। तो ब्लैंक आपसे पूछा है क्या होगा। अगर आप देखें यहां पर सेक्शन 20 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 20 आप मार्क करते रहिए यहाँ पर, आप चाहे डायरेक्ट खोल के देखिए, साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि कैसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर जिस भी पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट किया है, साइन किया है, अगर वही उसके ऊपर वहाँ पर कोई अगर ब्लैंक कुछ रह जाता है, कोई ब्लैंक है या कोई गलती हो जाती है, कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती है, अगर वो पर्सन जिसने साइन किए हैं उस डॉक्यूमेंट पे वही वहाँ पर भी अपने इनिशियल्स कर दे, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है, रजिस्टरिंग ऑफिसर, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज उसके पास डिस्क्रिशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली नो डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल शेल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस प्रेजेंटेड फॉर दैट पर्पस टू द प्रॉपर ऑफिसर विद इन हाउ मच टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। तो कितने टाइम तक या कितने मंथ तक वो वहां पर दे सकता है डॉक्यूमेंट। तो अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 23 अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 23, तो वहां पर बताया गया कि 4 मंथ्स। वैसे भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है 4 मंथ्स का टाइम है। आपको कुछ और याद ना रहे तो 4 याद रखना कि 4 मंथ्स तक आप ये डॉक्यूमेंट वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकते हो। तो अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करूं तो सेक्शन 17 ही है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन 17 के ऊपर है। ये बोलता है कि कहां पर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज की बात है वहां पर, तो वो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्टर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शेल कन्वर्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ। अब ये जो है हरियाणा का जो रेंट एक्ट है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हरियाणा स्पेसिफिक हो गया। अगर कोई और स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट हाँ प्रोविजन जो है बहुत बार कॉमन भी हो जाते हैं। तो इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल कन्वर्ट कराना चाहता है तो किसकी परमिशन जो है लेनी ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर आप सेक्शन 11 पढ़ें रेंट कंट्रोल एक्ट का, तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। डायरेक्ट बेरेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, कोई भी इंटरप्रिटेशन या कोई भी और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्ञान यहाँ पर नहीं रिक्वायरमेंट है। सिर्फ बेरेक्ट पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है 100% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि व्हेन द फेयर रेंट ऑफ बिल्डिंग रेंटेड हैज बीन मेड और फिक्स्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन सच फेयर रेंट शेल बी परमिसिबल फॉर अ पीरियड ऑफ। एक बार अगर रेंट फिक्स हो गया है सेक्शन 4 में तो दोबारा इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता। कितने टाइम तक? तो अगर आप सेक्शन 5 पढ़े हैं यहां पर, ठीक है, ये जो रेंट एक्ट है हमारा हरियाणा का, अगर सेक्शन 5 पढ़ें तो वहां पर डायरेक्ट बताया गया है कि 5 साल तक कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ कस्टम मस्ट बी इमेमोरियल इन इंडिया, दिस इंप्लाइज डेट। कस्टम की अगर बात करें तो कहता है कि ऐसा होना चाहिए जो पता ही नहीं, याद ही नहीं हमें कब से चल रहा है। कहता है इंडिया में इसका मतलब क्या है। तो अगर आप डायरेक्ट देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3A अगर यहां पर पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि कस्टम का मतलब क्या दिया हुआ है। वहां पर दिया हुआ है कि लॉन्ग टाइम, काफी टाइम से चलते आना चाहिए। तो लॉन्ग यूसेज इज सफिशिएंट। अगर कोई कस्टम काफी टाइम से चलता आ रहा है, इतना काफी है कि उसको ये बोलने के लिए कि हाँ वो कस्टम है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट इस सेक्शन का यूबिरमा फिडे। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है नहीं वो आप चीज चेक कर लेना। इसका मतलब क्या है?
ठीक है। अब इसका मतलब बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे बोनाफिडे है, मेलाफिडे है। अगर हम यहाँ पर देखें तो फेथ की बात हो रही है, देखो, ठीक है। फेथ से रिलेटेड अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं भी पता, वैसे तो बहुत कॉमन है ये कि हाँ बहुत ही ज़्यादा गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ की बात कर रहा है, बट जैसे मेलाफिडे बोनाफिडे से अगर हम रिलेट करें तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि फेथ से रिलेटेड है। मेलाफिडे जैसे एक बैड इंटेंशन हो गया, ठीक है, बोनाफिडे एक गुड इंटेंशन हो गया, गुड फेथ। तो यहां पर जो है ये अटमोस्ट गुड फेथ है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, राइट। तो ये हमारी डिस्कशन रही इस वीडियो की, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक। इसमें आपको मैंने सिखाया कि कैसे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको इंपॉर्टेंस बताई बेयर एक्ट की, कि बेयर एक्ट ही हमारी एक की है अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हैं। हमारा मॉड्यूल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 150 आवर्स में आपका पूरे का पूरा स्टेट स्पेसिफिक जो सिलेबस है, ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है कि 150 आवर्स में पूरे का पूरा सिलेबस जो मैं आपका कवर करवा दें। 150 आवर्स का मतलब है कि विद इन 1 मंथ और 40-45 डेज में आप पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आपके डाउट को रिजॉल्व भी करेंगे, राइट। और भी क्वेरी है तो आप डाल सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं जुडिशरी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उनको शेयर करता हूँ, राइट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।